हे गाइस, दिस इज अर्जुन फ्रॉम एस्पायर लर्निंग टू एम्पावर योर इनर एस्पिरेंट। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर कैसा था, उसका टफनेस लेवल कैसा था, उसके टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे, न्यूमेरिक और या फिर कॉन्सेप्चुअल या फिर रटने वाले। तो सारी चीज़ें देखेंगे, एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, और इसमें थोड़ा मैं तेज चलने की कोशिश करूँगा जिससे टाइम बचे हमारा और आपका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपना ऑर्गेनिक से पूछा हुआ है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट पूछा हुआ है। तो हमें पता है कि जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक वाली, उसके लिए रिंग का डीएक्टिवेट होना जरूरी है, तब जाके ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही अच्छा रेट होगा। तो इसमें सिंपल देखना था, सबसे ज़्यादा NO2 किसमें लगे हैं, इसमें लगे हैं, फिर उसके बाद इसमें लगे हैं, इसमें लगे हैं। तो जो रेट होगा वो होगा फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। ऐसा कोई सा ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ, तो अपना ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसका। ये एक बेसिक क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, तो ये GOC से सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसे मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा। तो अगला क्वेश्चन है वो भी इजी है, पॉलीमर से रिलेटेड पूछा हुआ है, ब्यूना S के बारे में पूछा है। व्हाट इज S इन ब्यूना? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद ये एक बार आ चुका है पहले से। तो स्टाइरिन होता है उसमें S, जब भी N होता है तो इसमें एक्रोनाइट्रिल होता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है कि कौन सा रीजेंट यूज किया जाएगा इस कन्वर्जेशन के लिए। कौन सा कन्वर्जेशन? ये वाला, यहाँ से इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इस वाले पार्ट को एल्केन में कन्वर्ट करना है। और ये जो है आपका, ये है आपका कीटोन वाले चैप्टर में। कीटोन वाले चैप्टर में ये दो रिएक्शंस होती हैं जो कि एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बदलती है। उनमें से एक रिएक्शन होती है जो कि डबल बॉन्ड और OH ग्रुप को अफेक्ट नहीं करता, वो होती है वुल्फ किश्नर रिएक्शन होती है। और वुल्फ किश्नर आपकी रिएजेंट ये दिया है NH2NH2 C2H5O नेगेटिव Na। ये भी आसान क्वेश्चन था, इसको तभी मैं मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा, कभी कभी बच्चों को नहीं पता होता है। अगला जो है वो BOD के बारे में पूछा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपका एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से है। कौन से? 11th की NCERT में लास्ट में ये चैप्टर दिया हुआ है। और ये पूछा हुआ है कि BOD इज अ पैरामीटर दैट कैन हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। चलिए जीवन के लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है क्या? सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इससे हमें पता लगता है कि कितना ऑक्सीजन पानी में अभी है और कितने ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। तो पानी के लिए जो ये वैल्यू होती है वो होती है आपकी 30। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट। ये भी मैं इसे मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा, जिससे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर छोड़ के गया होगा तो उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका एल्काइन को किसमें बदलना है। एल्काइन का कन्वर्जन करना है इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4। ये एक जाना माना रिएजेंट है। इससे होता क्या है, आपका जो एल्काइन है वो किस में बदलता है, आपका एल्डिहाइड और कीटोन में बदलता है। और एल्डिहाइड केवल उस केस में बदलता है जब 2 कार्बन होते हैं, और जब 3 कार्बन होते हैं तो हर बार एक कीटोन बदलता है। तो 3 कार्बन वाला कभी भी एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो आपका इजी क्वेश्चन था ये, जिसको ये वाली रिएक्शन पता होगी तो ये बन सकता है। अगर मैकेनिज्म से भी जाएँ तब भी आपका आंसर आएगा सेकेंड, मतलब सेकेंड नहीं बन पाएगा। इसमें स्टेबिलिटी में होता क्या है, चलो अगर मैकेनिज्म से जाएँ तब भी ये आंसर सेकेंड ही आएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो डाइजोनियम सॉल्ट है विच विल गिव यू द डाई। कौन सा? बीटा नेप्टेनॉल वाला टेस्ट। बीटा नेप्टेनॉल वाला टेस्ट कौन देते हैं? ये प्राइमरी और एरोमेटिक अमीन देते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक दोनों होना चाहिए, वो वाला अमीन देगा। तो इसमें पहला ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन में ये एरोमेटिक है पर ये प्राइमरी नहीं है, दूसरा एरोमेटिक है प्राइमरी नहीं है, सेकंड टर्सरी है, और ये एरोमेटिक नहीं है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन है, प्राइमरी भी है एरोमेटिक भी है, मतलब इनडायरेक्टली एनिलीन है। तो ये टेस्ट एरोमेटिक ये दे देंगे, तो अपना आंसर फोर्थ हो गया। जिसको टेस्ट के बारे में पता था वो कर पाएगा, जिसको टेस्ट के बारे में नहीं पता था वो नहीं कर पाएगा। तो इसे मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाएगा। जो अगला है बॉन्ड एंगल पूछा हुआ है I3 का, इसे भी मॉडरेट कैटेगरी में डाल दूंगा। वैसे तो ये हर बंदे के नोट्स में, मतलब जो भी केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स बनाता है उसमें ये होगा ही होगा। इसमें पता होता है कि जो I3 की स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है, और जो केवल I3 की स्ट्रक्चर की बात करें वो लीनियर होती है। वैसे जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है TBP ज्योमेट्री होती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे इसके लोन पेयर वगैरह होता है, और यहाँ पे 3 आयोडीन लगे होते हैं, इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में। तो आयोडीन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है
180 डिग्री, तो अपना ऑप्शन होगा लीनियर और 180 डिग्री। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, जो एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी होती है, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल चाहे टोटल, उसकी। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, जो पहला ऑप्शन है वो है काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी पूछिए, तो Z² अपॉन n², तो ये बिल्कुल सही है। अगला है जो वेलोसिटी इंटू एन, v इंटू एन, तो जो वेलोसिटी होती है v होती है वो n/z के प्रोपोर्शनल होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अगला है फ्रीक्वेंसी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा तो बिल्कुल पता लग जाएगा। और अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है आपका Z E इंटू ई, ये है न्यूक्लियस का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपॉन r², जो r खुद प्रोपोर्शनल होता है, r इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। जब ये सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा n³/z⁴। तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसमें है ए और डी करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। जिसको फॉर्मूले पता होंगे तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका मॉडरेट कैटेगरी का, ये इनऑर्गेनिक का याद करने वाले पार्ट से आया हुआ है। तो Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, बिल्कुल सही है। RuO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी बिल्कुल सही है। कैसे पता लगा? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिएक्शन में पार्ट करेगा भी तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, अपने को रिड्यूस करेगा। सेम विद इसके साथ भी ऐसा है। और रूबी अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO3 तो बिल्कुल नहीं होता उसमें। रूबी में क्या होता है? Al2O3 होता है, Al2O3 होता है। तो ये स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है, तो अपना आंसर होना चाहिए फोर्थ, इनकरेक्ट पूछा हुआ था। तो ये मॉडरेट कैटेगरी का है, इसे जिससे याद होगा उससे बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ऑर्डर पूछा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट का, और किस किस के बीच में पूछा हुआ है। पहला है लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड के बीच में पूछा हुआ है। तो जो आपको मेल्टिंग पॉइंट के लिए देखना होता है वो देखना होता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी देखनी होती है। लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे सब पे चार्ज +1 और -1 ही है। यहाँ पे क्या लेना होता है? मैग्नीट्यूड लेना होता है बस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे सब पे चार्ज +1 या -1 ही है। तो लिथियम की बात करें चाहे फ्लोरीन की, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर तो नहीं आएगा, सब में सेम है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला फैक्टर यूज़ करना होगा। जिसके बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो ये लिथियम है और ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन और लिथियम के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ऑप्शन पहले में और तीसरे में ये सही ऑर्डर दिया हुआ है। अब चेंज करना है, चेक करना है। अब चेक करना है सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो MgO है इसमें डबल बॉन्ड होता है। MgO क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो इनका डबल बॉन्ड क्या करेगा? इनके मेल्टिंग पॉइंट को हाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछ लिया, कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से। क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा हुआ है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है M = होता है √n × n+2। n+2 होता है, जहाँ पे n क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे पता लगेगा? हमें क्या करना पड़ेगी? हर मेटल की अपने अपने कंपाउंड में हर मेटल की क्या करनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे जैसे ये, तो इसे एक फॉर्मूले में पुट करना है, और जो वैल्यूज़ आएगी रेस्पेक्टिव एलिमेंट के लिए वो हमें आंसर में लगाना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा, हर मेटल के लिए निकालना है, तो इसे मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री से पूछा हुआ है कि ब्लड क्लॉटिंग कौन अच्छे से रोक पाएगा? एफिशिएंटली पूछा हुआ है। इसका मतलब सारे के सारे कंपाउंड क्या कर पाएंगे? ब्लड क्लॉटिंग रोकेंगे, पर सही अच्छे से कौन रोक पाएगा? जिसका वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी। हार्डी-सुलजे का नियम है, मतलब रूल है, उसमें बताया हुआ है कि जो कोगुलेशन है वो वही कंपाउंड अच्छे से कर पाएगा जिसका वैलेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वैलेंसी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यही है। इनमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट FeCl3 की है, तो ये अच्छे से कोगुलेट कर पाएगा, तो इसे ईजी कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से पूछा है, और थर्मोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं। इसमें अलग इस वाली प्रोडक्ट का डेल्टा G दे रखा है, और
रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का डेल्टा जी दे रखा है, रिएक्टेंट का डेल्टा जी दे रखा है और पूछा हुआ है रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा। तो डेल्टा जी को हम डेल्टा एच की तरह भी निकाल सकते हैं। डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल टू होता है डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा जी रिएक्टेंट लिखते हुए जरूर याद रखेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो C2H2 के हैं 3 मोल दिए हुए हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और इसे भी मॉडरेट कैटेगरी में डाला जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोल कॉन्सेप्ट से यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1.6 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट जो है एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और प्रोडक्ट बनाता है जिसकी इफिशियंसी 90% है और मास पूछा हुआ है रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। तो इसमें अगर आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता होगा तो आप एक मोल से एक मोल बन रहा है इतने ग्राम से और इतने ग्राम बनेगा, मतलब यूनिटरी मेथड लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था, पर कैलकुलेशन के लिए मैं इसे मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ है आपका इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट और सारा का सारा डाटा दिया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू आएगा के एफ आई इंटू एम। एम क्या है, मोलालिटी। सारा डाटा दिया हुआ है, इसमें हमने पुट करना है, आंसर निकालना है। और ये भी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला जो है वो डिब्रोगली वेवलेंथ, मतलब डिब्रॉय वेवलेंथ से क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। इसमें क्या करना होता है, लैम्डा की इक्वेशन लिखनी होती है। लैम्डा 1 इक्वल टू होगा h/p1, उसके बाद लैम्डा 2 इक्वल टू h/p2। दोनों का रेशियो ले लो, अपना आंसर आ जाएगा। एक का डाटा दिया हुआ है, दूसरे का डाटा निकल सकता है, तो इसमें रेशियो वगैरह निकालना होता है। ये भी आसान क्वेश्चन। अगला जो है वो है आपका, ये भी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट में जब कार्बन कंपाउंड उसकी बर्निंग की इक्वेशन लिखी जाती है, तो बर्निंग की जो जनरल इक्वेशन होती है CXY को जब बर्न करते हैं, HY को जब बर्न करते हैं, तो इसके लिए X प्लस Y/4 O2 की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो XU2 बनता है और Y/2 वाटर निकलता है। ये क्वेश्चन जब पता होगी तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच मारने की ट्राई कर सकते हैं। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। इसमें बोला है VMl हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए 6 ml ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और कंबशन के बाद अपना 4 ml ऑफ CO2 बनता है। हमें पता है 1 मोल से कितने बन रहे हैं X, तो V मोल से कितने बनेंगे दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है। इनका हम रेशो ले लेंगे तो बन जाएगा 1/V इक्वल टू आ जाएगा X/4V। अरे यार ये आसान है। इसमें वॉल्यूम और मोल का प्रोपोर्शनलिटी का फ़ायदा उठा के हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 4, फिर ऐसी ही इसमें और इसमें रिलेशन निकालेंगे। जब रेशियो लेंगे तो y, जब रेशियो लेंगे और इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो जो अपना फॉर्मूला आएगा C4H8 आएगा। अगला है काइनेटिक्स से क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर बार जब भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है या तो ग्राफ से पूछा हुआ था या फिर अपने को एक फॉर्मूला लगाना होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। A क्या है, इनिशियल अमाउंट, और X क्या है, कितना हो चुका है, कितना प्रोडक्ट बन चुका है। A क्या है, इनिशियल अमाउंट। तो इसमें पूछा हुआ है बचे हुए रिमेनिंग का फ्रैक्शन पूछा हुआ है। किसका पूछा हुआ है, रिमेनिंग सुक्रोज का फ्रैक्शन पूछा हुआ है। इसका मतलब रिमेनिंग कितना होगा, A माइनस जितना में बन चुका है अपॉन A। ये हमारा क्या है, F है। इस फ्रैक्शन के बारे में पूछा है। तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। तो 2.303 अपॉन T लॉग, अगर मैं A को नीचे ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 1/F। यहाँ से F की वैल्यू निकाल ली थी। थोड़ा सा लॉग में कैलकुलेशन जा रहा था तो इसे कैलकुलेटिव थोड़ा मान सकते हैं, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन। अगला है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.75 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस। प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और आर तो दे ही रखा है। तो ये तो वॉल्यूम निकालना, तो सीधा गैस की बात हो रही है। तो PV इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। अब गिवन मास दे रखा है तो हम मोल भी निकाल सकते हैं एसिटिलीन का। एसिटिलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो V इक्वल टू आ जाएगा nRT अपॉन P। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब एसिटिलीन का फॉर्मूला पता होगा और ये वाला फॉर्मूला पता होगा तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तभी मैं इसे कैलकुलेशन के लिए मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा। वैसे तो ये लॉजिकली आसान क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन देख लिए पेपर के। अब करते हैं पेपर का एनालिसिस, जो फाइनली रिजल्ट निकलता है इन क्वेश्चनों को देखने के बाद कि पेपर का टफनेस लेवल क्या था।
पेपर के जो मैं अगर टफनेस लेवल की बात करूँ तो 5 में से 4.5 मार्क्स दूंगा। 4.5 मार्क्स इसलिए दूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान थे, पर प्रोसीड करने के लिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें पता है यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा, पर फाइनल जो प्रोडक्ट था रिएक्शन ना देके उन्होंने प्रोडक्ट के नाम दे रखे थे। अगर आपको नाम पता है और उसके बाद फॉर्मूला पता है तो आप यूनिटरी मेथड लगा के वो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता तो वो आसान होने के बावजूद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन सब में ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पहले से पूछी थी, अगर आपको पता होगा तब जाके आप क्वेश्चन में प्रोसीड कर पाएंगे। इनऑर्गेनिक में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो याद करने वाले थे, जो डी ब्लॉक एलिमेंट थे उनसे थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे हुए थे, थोड़ा घुस के पूछा हुआ था। और टाइप की बात करें तो मॉडरेट और थोड़ा सा हार्ड की तरफ में जाऊंगा। और 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए इसमें भी कितने मार्क्स चाहिए होंगे, इसमें भी 60-70 मार्क्स के आसपास अगर आप लाते हैं तो 99 परसेंटाइल आने के चांस ज़्यादा है। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये भी पता लग गया कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से मैंने बताया कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा रखे थे, चाहे वो बीओडी की बात करें या फिर सल्फर S2 की बारे में बात करें। अभी तो पिछले अभी क्वेश्चन देखा हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने ना, कि एग्जाम्पल था उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पूछ लिया। तो एनटीए वाले ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इनऑर्गेनिक के लिए, उनके पास एनसीईआरटी में ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके वो नए क्वेश्चन बना देते हैं और वही दे देते हैं। पर कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा अगर डाटा याद है तो वो क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है, और जिनने वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो उसके लिए बनाना मुश्किल हो सकता है। तो इस एनालिसिस में मैंने थोड़े हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी ट्राई करा है, और अगर आपको उनका सोल्यूशन चाहिए तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जो आपको ना पता हो तो जिन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते हुए कुछ फॉर्मूले और ऐसे बोलता हूँ कि ये मस्ट है, इसे पढ़ना जाना है, तो वो आप तुरंत नोट कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको रिवीजन में भी आसानी होगी। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने 10 डेज वाली वीडियो में, सूरज बता चुका है कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उन टॉपिक को लेके भी चलेंगे आगे। तो विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो को रैप अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप बताना, और क्या आपका 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पेपर था वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।